Okay, so welcome to all of you again in this amazing session of biology, that is a photosynthesis, जो हमारा टॉपिक ऑनगोइंग था. लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारा यू कैन कॉल इंट्रोडक्टरी पार्ट उसमें देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. ओके, इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर लेता हूँ एक बार. इंट्रोडक्शन में देखा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि उसकी एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, उसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के टाइम पे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ओके, कुछ ऐसी चीजें वहां से निकल के आई थी जो हमको क्लियर नहीं हुई थी, वो हमने सेकंड लेक्चर में डेफिनेटली कंप्लीट करी है. आई होप कि सबको समझ में आया होगा. एंड सेकंड लेक्चर जब हमारा कंप्लीट हुआ था, सेकंड वीडियो जब बना था, तो एट द एंड मैंने बताया था कि इन नेक्स्ट अपकमिंग सेशन विल गोना डिस्कस अबाउट एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. मींस फोटोसिंथेसिस जो कब से पढ़ते आ रहे हैं उसमें एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअल मैकेनिज्म उसका क्या है. ओके, जो हम अभी तक बातें कर रहे थे कि एक सन है यहाँ पे, ओके, सनलाइट यहाँ से आ रहा है, फिर एक बड़ा सा पेड़ है, उसमें पत्ता है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट ने सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लिया और लाइट एनर्जी का कन्वर्जन उन्होंने केमिकल एनर्जी में कर दिया. ये अभी तक सिर्फ सोचते आ रहे हैं, इमेजिनेशन व्यू पे हम लोग देखते आ रहे हैं. लेकिन आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. मींस कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, हर एक चीज इन डिटेल हम लोग समझने वाले हैं. ओके, सो इट्स अ पार्ट 3. इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, सबको समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडेस. तो दिस व्हाट वी हैव एक्चुअल मैकेनिज्म. ओके, आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस. क्लियर ना? तो उसको समझने के लिए पूरा का पूरा आपका कंसंट्रेशन जो है, पूरा का पूरा आपका जो अंडरस्टैंडिंग जो है, मतलब यहाँ पर चाहिए. मतलब सब जो चीजें कर रहे हो छोड़ दो अभी, बिकॉज ये चीज जो है कहीं ना कहीं काम में आने वाली है. ऐसी चीज नॉट ओनली इन बोर्ड्स, एंट्रेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, सिविल एग्जामिनेशन लेट इट बी. हाँ, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ पा रहे हो. ओके, तो यहाँ पे 2 चीज मुझे दिखने को मिल रही है. तो यहाँ पे बोर्ड है, मुझे भी 2 चीज देखने को मिल रही है. एक मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं फोटोकेमिकल फेस. इट्स अ फोटोकेमिकल फेस. ये देख के मुझे समझ में आ रहा है, ओके, कि फोटोकेमिकल फेस का मीनिंग क्या हो रहा है, कि इसमें ऐसी कुछ तो भी रिएक्शन होने वाली है जहां पे लाइट यूज होगा. जहां पे क्या होगा, लाइट का यूज होगा. एंड सेकंड थिंग कि वहां पे केमिकल रिएक्शन कुछ तो भी होने वाली है. ओके, तो एक चीज यहां पे समझ में आ रही है कि फोटोकेमिकल फेस जब हम लोग पढ़ते हैं, इट्स अ फर्स्ट फेज और फर्स्ट टाइप, और यू कैन कॉल फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट के प्रेजेंट में होने वाली है. किसके प्रेजेंट में? सनलाइट के प्रेजेंट में होने वाली है. उसी से अल्टर्ड यहां पे देखो मैंने चांद निकाला हुआ है. व्हाट इट मींस के इट्स अ बायोसिंथेटिक फेज, जो कि डार्क फेज में होने वाला है. ओके, तो फोटोकेमिकल फेज जहां पे फोटोन्स का यूज करके कोई तो भी केमिकल रिएक्शन होगी, एग्जैक्टली दूसरा फेज जो रहेगा इट्स अ बायोसिंथेटिक फेज, जो कि डार्क फेज में होगी, मतलब जो रात को होने वाली है. ठीक है, मतलब बायोसिंथेटिक फेज में किसी ना किसी चीज का सिंथेसिस होने वाला है. ओके, बायोलॉजिकल वे पे, बायोलॉजिकल एरिया में किसी चीज का सिंथेसिस होने वाला है, कुछ तो भी बनने वाला है. ये हम को यहाँ पे समझ में आ रहा है. तो कभी भी इन एनी कंडीशन फॉर एनी ऑफ योर स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 11, 12 और अहेड, ओके, आगे भी कभी भी फोटोकेमिकल आए तो डू रिमेंबर कि वो लाइट रिएक्शन है, मतलब के सनलाइट के प्रेजेंट में होने वाली रिएक्शन है ऑफ फोटोसिंथेसिस. और कभी भी अगर बायोसिंथेटिक फेज आए तो डू रिमेंबर कि ये जो फेज है, ये जो फोटोसिंथेसिस का फेज है, वो डार्क में ही होने वाला है, इन द एब्सेंस ऑफ योर सनलाइट. ठीक है, तो अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ा है, अभी तक जो सोच थी आप लोगों की, आई थिंक थोड़ी सी चेंज हो गई है. बिकॉज आप तो बोल सकते हो कि सर आपने बताया था कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या हो रहा है, कि लाइट एनर्जी का यूज करके या फिर सनलाइट का यूज करके प्लांट्स जो होता है खुद का खाना खुद बनाते हैं, राइट? टोटली. लेकिन उसके साथ मैंने एक चीज भी बताई थी कि फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पूरी जो प्रोसेस है लाइट के प्रेजेंस में ही चलेगी. जैसे सनलाइट आया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट, सनलाइट चला गया, फोटोसिंथेसिस बंद. ऐसा नहीं है. दिन में प्रोसेस चलती है, रात में भी प्रोसेस चलती है. ओके, तो ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिथ्स पड़ा है माइंड में, उसको निकाल के फेंक दो. मतलब के फोटोसिंथेसिस पूरी तरीके से दिन में भी चलेगा प्लस नाइट में भी चलेगा. ओके, उसी को तो समझना है, अंडरस्टैंड करना है. चलो, तो फोटोकेमिकल फेज जो लाइट में होगा, बायोसिंथेटिक फेज जो डार्क में होने वाला है. मतलब कि आई कैन गो विथ कि ये प्रोसेस होने वाली है डे में और ये प्रोसेस होने वाली है हमारी नाइट के अंदर. ठीक है ना? देखो, फोटोकेमिकल फेज में मैंने दिखाया है कि थाइलाकोइड्स मेम्ब्रेन, ओके, मतलब के फोटोकेमिकल
रिएक्शन जो है वो कहां पे होने वाली है, कहां पे उसका लोकेशन क्या रहेगा। तो यहां पे मैंने थाइलाकॉइड निकाला है, आपको ये डायग्राम ऑलरेडी पता ही है। ओके, एक बड़ा सा पेड़ है, उसमें पत्ता है, पत्ते में मेसोफिल सेल है, उसमें से क्लोरोप्लास्ट को निकाला और फिर उसमें ग्रेनम थे, और ग्रेनम का सिंगल पार्ट कौन सा होता है, इट्स अ थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है बिकॉज फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट्स, दिस विल ओनली परफॉर्म बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। और सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स दैट लोकेट एट द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्लियर। दूसरा यहां पे कंपैरेटिव मोड आता है, बायोसिंथेटिक फेज जो है वो कहां पे होने वाला है, इट विल परफॉर्म ऑन द स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड, मैंने फ्लूइड पार्ट बोला था, फ्लूइड पार्ट आपको अगर याद हो जब हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा था तो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। ओके, तो यहां पे देखो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स जो है उसमें होता है आपका बायोसिंथेटिक फेज। क्लियर। मतलब के स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, दिस कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे एंजाइम्स की वजह से ये फेज है और यहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये फेज है। मतलब ऐसा होता है, ये दिन में और ये रात में। लेट इट बी। जब हम लोग फोटोकेमिकल फेज की बात करेंगे सो इन दिस केस O2 जो है वो बनने वाला है, मतलब O2 जो है वो बन के रिलीज होता है, ये तो पता ही है। याद करो फर्स्ट लेक्चर की जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने बताई थी फर्स्ट वाली, ओके, उसमें दिखा था कि एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन दोनों बनते हैं और उसमें से ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट आउट होता है, बाहर निकलता है। तो ये वही वाला है, कोई दूसरा नहीं है, ये वही वाला ऑक्सीजन है। दूसरा यहां पे एटीपी बनेगा, जब भी फोटोकेमिकल फेज चलेगा, लाइट रिएक्शन जब भी चलेगी यहां पे एटीपी बनेगा और लास्ट बनेगा NADPH, इट्स अ निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ओके, देखो ये NADPH कभी आए तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, उसको बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ बोला हुआ है, मतलब साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं। ओके, तो NADPH कैन बी वी कैन गो विद द कोफैक्टर आल्सो, वी कैन गो विद द कोएंजाइम्स आल्सो, वी कैन गो विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर आल्सो, है ना। तो ये NADPH क्या करता है, सिंपली आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन है, एक तो इलेक्ट्रॉन को मतलब ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा या फिर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। अल्टीमेटली ये दोनों का काम क्या है कि भाई एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी को जनरेट करना, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि NADPH क्या है या फिर ATP कैसे एनर्जी जनरेट करता है, तो इसके लिए एक अलग सा साइकिल है, अलग सा पाथवे है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन योर रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। ठीक है, लेट इट बी। तो यहां पे देख लो क्या बनता है, स्पेशली यहां पे एक मुझे मिल रहा है ATP बनता है और यहां पे दूसरा NADPH, ये दोनों चीज बनने वाली है। अब जो दो चीज यहां पे बनी है ATP एंड NADPH लाइट फेज में, ओके, फोटोकेमिकल फेज में जो चीज बनी है, इसी दोनों चीज का यूज कहां पे होने वाला है, इसी दोनों चीज का यूज होने वाला है हमारे बायोसिंथेटिक फेज में। मतलब के लाइट फेज में दिन में जो चीज बनी है वही चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं नाइट के अंदर, या फिर प्लांट यूज कर रहा है नाइट के अंदर। किसके लिए कर रहा है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट गोल क्या है फोटोसिंथेसिस का, कार्बोहाइड्रेट बनाना, यू कैन कॉल स्टार्च बनाना, ग्लूकोज बनाना। ओके, तो वो बनता कब है, इट मेक्स एट दी नाइट, रात को बन रहा है क्या। तो लाइट फेज में जो दो प्रोडक्ट बने हैं उसका यूज हम लोग नाइट को, या फिर प्लांट उसका यूज नाइट को कर रहे हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट। ओके, और वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो यहां पे मैंने लिखी हुई है, दैट इज अ CO2 एसिमिलेशन। अब आप बोलोगे सर ये CO2 एसिमिलेशन क्या है, ये कहां से आ गया। ओके, CO2 तो चाहिए, सबको मालूम है, फोटोसिंथेसिस है अगर तो CO2 तो चाहिए ही चाहिए। तो स्पेशली नाइट में जो भी रिएक्शन होती है तब CO2 जो होता है ना एनवायरमेंट के अंदर ऐसा फैला हुआ, वो एनवायरमेंट के CO2 को कैप्चर किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, और उसको फिक्स करके एटमॉस्फेयर के CO2 को फिक्स करके वो CO2 के यूज से कार्बोहाइड्रेट को जनरेट करना, विल कॉल दैट प्रोसेस एज अ CO2 एसिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में नहीं चलता है, दिन में भी चलता है और रात में भी चलता है, कंटिन्यूअस मोड। क्लियर, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको भी पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिस्कस ऑन दिस। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो फेज होते हैं डेफिनेटली, एक रहेगा लाइट रिएक्शन, दूसरा रहेगा डार्क रिएक्शन। बताया तो अभी सिंपल सा है भाई, लाइट रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होती है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना गाड़ी कहां चलेगी। तो चलो
लाइट रिएक्शन जब भी मैं बोलूंगा तो इन दैट केस फर्स्ट रिएक्शन विल बी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आप लोग को ऐसे नाम से पता चल रहा होगा, इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग बता दूं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब के सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना। ओके, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब अलग अलग निकलना, जनरेट होना। ओके, तो सनलाइट की मतलब फोटोन्स की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का लाइसिस होना, उसका ब्रेकडाउन होना और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकलना, विल कॉल्ड एज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा रिएक्शन है इट्स अ फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में, अगर आप कनेक्टेड हो कंटिन्यू तो। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी बनता है। अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। और इसके दो टाइप्स होते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। लास्ट लेक्चर में अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था, फिर से हम लोग इस पे आने वाला है। तो आज जो हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा इन डिटेल, दैट विल बी डेफिनेटली ऑन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसमें भी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये दोनों चीज को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट टू दिस, देखो ये मैंने व्हाइट इससे लिखा हुआ है, थोड़ा ये व्हाइट लिखा है तो मैं ब्लैक कर देता हूं इसको। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ओके, एक्चुअली मैंने बताया ना, लास्ट टाइम बताया था, हर लेक्चर में बोलता हूं कि साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट, उनका ब्रेन कुछ अलग ही टाइप का होता है। मतलब उनको सेटिस्फेक्शन कभी मिलता ही नहीं है लाइफ टाइम, ठीक है ना। अगर मैंने ये रिसर्च किया है तो नहीं, ये गलत है, मुझे और एक रिसर्च करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में उसका मेन गोल है कि उसको एटीपी बनाना, ठीक है। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बन रहा है, लेकिन साइंटिस्ट को और डिटेल में जाना है और डीप में जाना है, ठीक है। उनको क्या चाहिए कि भाई ये जो एटीपी बन रहा है वो कौन सी वजह से बन रहा है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थैलाकोइड के अंदर, दैट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है, दैट इज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोटोन ग्रेडियंट। दैट इज बेस्ड ऑन प्रोटोन ग्रेडियंट, मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन्स, उस पर बेस्ड होता है। ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। ओके, नेक्स्ट फोटो रेस्पिरेशन। ओके, फोटो रेस्पिरेशन को मैंने लाइट रिएक्शन में क्यों लिया है, बिकॉज के ये रिएक्शन जो है फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में नहीं आएगा, दैट विल कम अंडर योर दैट फोटोसिंथेसिस, और वो लाइट के प्रेजेंस में होने वाली है, इसके लिए मैंने यहां पे दिखाया, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है इट्स अ वेस्ट रिएक्शन, जहां पे हमको एटीपी भी नहीं मिलता है, जहां पे हमको कोई भी कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर प्रोसेस हो रही है तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर प्रोसेस हो रही है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, है ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें सबका सब डाइजेस्ट होके मतलब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है, जो बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। तो इसी तरीके से ऐसी कोई वेस्ट रिएक्शन होती है लाइक अ फोटो रेस्पिरेशन, जिसको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज इट मेक्स एडवर्स इफेक्ट ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस पर एडवर्स इफेक्ट बना सकता है, तो पढ़ना जरूरी है। ओके, फोटो रेस्पिरेशन का छोटा सा कंसेप्ट बता दूं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपको सबको पता है, मुझे पता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए व्हाट वी नीड, कि एनवायरनमेंट के अंदर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट के CO2 चाहिए। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि एक प्लांट ऐसा खड़ा है, सपोज आई एम अ प्लांट, तो मेरे सराउंडिंग में इंस्टेड ऑफ CO2 O2 का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज्यादा है। तो प्लांट क्या करता है, वो कंडीशन में प्लांट के कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को कैप्चर करके कुछ तो भी रिएक्शन करेंगे उसके अंदर, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो यही रिएक्शन जो है इट्स अ टोटली वेस्ट रिएक्शन, जहां पे मैंने बताया एटीपी भी नहीं बनेगा, जहां पे फूड भी नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनेगा। स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डेफिनेटली अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्शंस आपको दिख रही है, कैल्विन साइकिल है, C4 पाथवे है एंड केम पाथवे है। ये आप लोग पढ़ ही लोगे, मतलब ये भी हम लोग डिटेल में करने ही वाले हैं वन बाय वन अपकमिंग लेक्चर्स में। आपको बता दूं, C3 पाथवे, C3 टाइप के स्पेशल प्लांट्स होते हैं, उसमें होता है। डेफिनेटली इट्स अ डार्क रिएक्शन जो रात को होने वाली है, एंड इट्स अ बायोसिंथेटिक रिएक्शन जहां पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा बाय CO2 एसिमिलेशन। ओके, तो उसमें C3 प्लांट में C3 पाथवे होता है, देन C4 प्लांट्स में C4 पाथवे होता है। विल डिस्कस ऑन दैट डेफिनेटली इन डिटेल। ओके, और नेक्स्ट होता है केम पाथवे। ओके,
केम पाथवे क्या है मैं आपको बता दूं, फुल फॉर्म इट्स अ क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, जो कि एक लिंक है, जो कि एक साकड़ी है, कनेक्टेड लिंक है बिटवीन C3 एंड C4। ओके, C3 पाथवे और C4 पाथवे, दोनों पाथवे जब चलते हैं तो दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक जो रहेगी दैट विल बी योर कैम मेटाबॉलिज्म। उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि भाई उसके अंदर होता क्या है। उसको शॉर्टकट भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, सबके शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूं कि उसमें क्या क्या प्रोसेस चलती है, कैसे प्रोसेस चलती है। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रिगार्डिंग टू योर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन, मतलब कि हम लोग दो चीज को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया वन बाय वन। तो आज हम पढ़ेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन इन डिटेल। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस। ओके, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव ओवर हियर इट्स अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका मीनिंग मैंने इजीली आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि भाई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है कि सन, इट्स अ सन, है ना। मैं इसको व्हाइट कलर का कर देता हूं, थोड़ा सा मजा नहीं आ रही है। हाँ, तो फिर से लिख देता हूं, इट्स अ सन, सबको पता है, सूरज दादा, ठीक है ना। तो सनलाइट जब भी इस तरीके से गिरता है, किस पे गिरता है, डेफिनेटली अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है तो डेफिनेटली लीफ पे, ग्रीन लीफ के ऊपर गिरने वाला है, ठीक है। तो ये जो मैंने व्हाइट कलर का पूरा इस तरीके से दिखाया ना स्नेक के जैसा, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज अ थाइलाकॉइड, यू कैन कॉल इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया थाइलाकॉइड का इनर मेम्ब्रेन, जहां पे ये रिएक्शन होने वाली है। और अच्छे से सब लोग जानते हैं कि भाई थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पे क्या लोकेटेड होते हैं, दिस कंटेन्स दिस क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, तो उसमें भी हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलो पहले देख लेते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मीनिंग मैंने वैसे बता ही दिया, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि सनलाइट की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, यहां पे देखो दिखाया, देखते जाओ, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका ब्रेक डाउन होना, उसका लाइस्ट होना, टूटना इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दैट प्रोटॉन आयन एंड इन हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये रिएक्शन जो होती है दैट कम्स अंडर योर लाइट रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअल मैकेनिज्म समझने का ट्राई करते हैं। सन से रेडिएशन आए, जैसे ही रेडिएशन आए दैट रेडिएशन डायरेक्टली एक्सपोज्ड ऑन दी लीफ सरफेस, पत्ता, ठीक है, लीफ सरफेस में क्या है, लीफ सरफेस कंटेन्स योर क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन्स होते हैं। उसमें भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया था कि भाई ये जो होते हैं दीज आर दी एप्रेस्ड पार्ट, these are the appraised part of your thylakoid। और डेफिनेटली बात है, एक चीज आपको पता है कि appraised part में जब thylakoid का बोलता हूं तो डेफिनेटली इट विल कंटेन photosystem 2 components। ओके, इट कंटेन्स photosystem 2 components। ये अगर पिछला लेक्चर देखा है तो ही समझ में आएगा, अगर पढ़ा है तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो एप्रेस्ड रीजन पे फोटोसिस्टम 2 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितना भी कॉम्प्लेक्स है वो बना होता है। ओके, अब इसको ही, इसमें से सिर्फ मैंने एक फोटोसिस्टम 2 का कंपोनेंट को बड़ा करके यहां पे दिखाया है। तो इट्स अ फोटोसिस्टम 2, यहां पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। ओके, उसमें स्पेशली आपको बता दूं कि कुछ फोटो सेंटर्स होते हैं, दिस आर दी P680। ओके, अब ये फोटो सेंटर क्या है ये भी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है, फिर एक बार बता दूं कि P680 एक ऐसा फोटो सेंटर होता है जो कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट बनाता है बाय एब्सॉर्बिंग लाइट ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रा नियरर टू 680 वेवलेंथ। ओके, सनलाइट में जो विजिबल स्पेक्ट्रा होता है उसमें से नियरर टू 680 का जितना भी, मतलब 680 के रेंज की जितने भी यू कैन कॉल वेवलेंथ की लाइट होती है, उसको एब्सॉर्ब जब करेगा क्लोरोफिल ए तो इट विल क्रिएट P680 टाइप ऑफ योर फोटो सेंटर, ठीक है। तो देखो, जब भी मैं फोटोसिस्टम 2 की बात करूंगा तो इट विल कंटेन P680 फोटो सेंटर्स, पहली बात। दूसरा, इट विल कंटेन OEC, इट्स अ OEC, इट्स अ ऑक्सीजन इमिटिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, दे आर दी ऑक्सीजन एक्सपोजिंग और इमिटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ध्यान में आ रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहां पे ये पूरा प्रोसेस दिखाया। अब जब मैं OEC जो है, OEC ऑक्सीजन इमिटिंग कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, उसको जब बड़ा करके दिखाऊंगा तो विल फाइंड कि उसमें अपने को मैंगनीज के 4 आयंस मिलेंगे, 4 आयंस ऑफ मैंगनीज विल बी देयर। ओके, 1 ion of calcium will be there and 1 ion of chlorine will be there। ये पूरे के पूरे आयंस जो है, कैटायंस, एनायंस, सब लोग आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। विल कॉल इट द ऑक्सीजन इमिटिंग और एक्सपोजिंग
कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस का मीनिंग या फिर यू कैन कॉल यूज इतना ही है कि ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को इमिट आउट करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना। तो विल डेफिनेटली गो विद दिस रिएक्शन जो आपको दिख रही है, ओके। फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर, व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव राइटन ओवर हियर। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये वाटर मॉलिक्यूल कहां से आ गए हैं? 4 वाटर मॉलिक्यूल आ गए फ्रॉम दी अर्थ, ओके, फ्रॉम दी सॉइल। जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर जो होता है, तो ग्राउंड वाटर से पानी धीरे धीरे ऊपर जाता है, ओके। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद करो, जब हमने रॉ मटेरियल पढ़ा था, कि जो वाटर जो है जमीन में से ऊपर आता है, दैट वाटर विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रिलीजिंग ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन फाइनली एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होने वाला है, उसका मेन सोर्स क्या है? कि जो ग्राउंड वाटर है, जो यू कैन कॉल ट्रांसपोर्टेशन हुआ है ऊपर तक फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो वाटर जो है दैट विल ओनली एक्ट एज अ सोर्स फॉर दैट रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज समझनी है, ओके। तो यहाँ पे 4OH माइनस जो है, वो 4OH माइनस डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, क्लियर। और आगे कुछ रिएक्शन इस तरीके से होने वाली है, जहां पे 4OH जो है उसमें ऑक्सीजन इमिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब कि ये पूरा वाला कॉम्प्लेक्स वो क्या करेगा? कुछ तो भी केमिकल रिएक्शन करेगा, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद इट विल क्रिएट 2 वाटर मॉलिक्यूल, ओके। ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड इन दिस केस, जो मैंने अभी जस्ट बताया, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है, दैट 4 इलेक्ट्रॉन विल गो अप टू योर फोटोसिस्टम 2 कंपोनेंट, ओके। तो फोटोसिस्टम 2 कंपोनेंट में भी आपको बता दो स्पेशली, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आपको दिख रहे हैं, दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स विल गो अप टू योर P680, ओके। मतलब के फाइनली इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, ओके। कि ये जो पूरी रिएक्शन चल रही है, उसका मेन यू कैन कॉल, एक पूरा मैं आपको एक समराइज्ड बताऊं तो क्या हो रहा है। सनलाइट से, सनलाइट यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? लीफ के ऊपर। लीफ के ऊपर जो भी थाइलाकॉइड से, थाइलाकॉइड्स के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन का एप्रेस्ड पार्ट होता है, दैट कंटेन्स फोटोसिस्टम 2। इतना तो क्लियर हो गया। अब फोटोसिस्टम 2 को मैंने अच्छे से यहाँ पे दिखाया बड़ा वाला करके, उसमें फोटोसेंटर्स होते हैं P680, और दूसरे होते हैं ऑक्सीजन इमिटिंग कॉम्प्लेक्सेस, ओके। ऑक्सीजन इमिटिंग कॉम्प्लेक्सेस का रोल इतना ही है कि जो भी हाइड्रोक्सिल आयन उसको मिलेगा, ओके, वो हाइड्रोक्सिल आयन का क्या करेगा? वो ऑक्सीजन, मतलब उसका केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीजन को बाहर रिलीज आउट करवाएगा, ओके। तो पूरी जो रिएक्शन है, नेट रिएक्शन कुछ इस तरीके से, एंड फाइनली कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। अब इसमें ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, इट गेट रिलीज्ड आउट, और यहां पे जो 4 इलेक्ट्रॉन मिले, 4 इलेक्ट्रॉन, दैट 4 इलेक्ट्रॉन कैन बी कैप्चर्ड बाय योर P680। P680 उसको कैप्चर करेगा फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? P680 को मिल गया, और वो इलेक्ट्रॉन का फिर वो आगे काम करता रहेगा, आगे रिएक्शंस चलाता रहेगा, ठीक है। मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल यहां पे लाइज्ड हो रहा है, टूट रहा है, क्लियर। और वो टूटता क्या है? स्पेशली फोटोसिस्टम 2 के अंदर ही पूरी की पूरी रिएक्शन चलती है विद बाय यूजिंग दिस P680, क्लियर। तो ये चीजें आपको समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। इसको रिपीटेड मोड पे देखो, स्टॉप करके देखो, पॉज करके देखो, डायग्राम निकाल लो, अंडरस्टैंडिंग अपना प्योर रखना है, ठीक है। सो दिस व्हाट यू हैव, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? पूछना चाहिए ना, पूछना तो चाहिए डेफिनेटली कि सर ये आपने पढ़ा दिया, चलो लाइट रिएक्शन है, उसमें हमने पढ़ लिया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट गया, उसमें से हाइड्रोजन बना, उसमें से ऑक्सीजन बना, तो इसका यूज क्या है? तो उसका यूज है आगे जो भी रिएक्शंस चलने वाली है, वो हर एक रिएक्शन में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो आगे निकले हैं, दोनों का यूज है। नॉट ओनली दिस, ये इलेक्ट्रॉन का यूज भी है, समझ में आ गया, ऑक्सीजन का यूज भी है, समझ में आ गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है यहां पे, इसका भी यूज होगा, ओके। याद करो, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन करा अभी जस्ट नाउ, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसमें होता है ना लाइट रिएक्शन में, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होता है, डेफिनेटली उसमें ये 4 हाइड्रोजन जो है वो यूज्ड अप होने वाले हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे प्रोसेस जितनी भी हो रही है फोटोलाइसिस की, उसमें से निकलने वाला हर एक कंपोनेंट, हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे की रिएक्शन में काम में आने वाला है। मैं बताऊंगा कहां पे काम में आने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग को इसको मतलब अच्छे से कंसंट्रेट करके देखो। चलो, तो ये हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट विल गो विथ फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन मतलब क्यों? ब्रेक करेंगे, देखो कभी भी कोई चीज कॉम्प्लेक्स लगे, हार्ड लगे, टफ लगे, तो उसको सिंपली उसके वर्ड को ब्रेक करना सीखो।
फोटो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे लाइट मीनिंग उसका हो रहा है जो सब लोग खुद भी बना सकते हैं, खुद जान सकते हैं। दूसरा फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पे एटीपी बनने वाला है। तो मैंने इनिशियली ही बताया कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी बनना, वो प्रोसेस को बोलते हैं इट्स अ फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। था इसके पीछे भी साइंटिस्ट डेफिनेटली। देखो एर्नोन एटोल, अभी ये एर्नोन एटोल जब लिखता हूं तो एर्नोन अकेला नहीं था, उसके कुछ विद्यार्थी रहे होंगे, उसके कुछ सपोर्टर्स रहे होंगे, उसके कुछ कलीग्स रहे होंगे। ओके, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एज एट ऑल, मतलब एर्नोन ने अगले ने ये चीज या फिर ये टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब नहीं किया था। ओके, मैं बता दूं एर्नोन नाम के एर्नोन्स एंड उसके जो साथीदार थे उन्होंने मिलके ये एक टर्मिनोलॉजी निकाल दी, फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। ओके, तो इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक फोस्फोराइलेशन बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहा है और मतलब कि एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो आई कैन गो विद दिस के इट्स अ फोस्फोराइलेशन रिएक्शन। ठीक है ना। और इसमें डेफिनेटली एक साइक्लिक होगा, एक नॉन साइक्लिक, दोनों फेज हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं, तो बी कंटिन्यू विद दिस। ओके, साइक्लिक ऐसा जहां पे पूरी की पूरी साइकिल चलने वाली है, पूरी की पूरी साइकिल चलेगी। नॉन साइक्लिक ऐसा कि जहां पे कोई भी साइकिल नहीं चलेगी। ये इतना ही सिंपल है जितना सिंपल आप लोग ए बी सी डी या क ख ग पढ़ते हो, ज्यादा कुछ नहीं है। चलो तो डायरेक्टली जंप करते हैं विद दिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे दिख रहा है। ओके, आपको बता दूं ये जो डायग्राम निकाली है, दिस डायग्राम विल फाइंड दिस डायग्राम डेफिनेटली इन एनसीईआरटी, इन एंट्रेंस, इन गूगल, हर जगह पे मिल जाएगी। ओके, तो मैंने एज ए एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके ये डायग्राम यहाँ पे ली है। ओके, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख के ही समझ पा रहे हैं, तो बताने की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल विल डिस्कस ऑन दिस इन डिटेल। ओके, सनलाइट, ओके सन लिख देता हूं मैं, थोड़ा ब्लैक कलर लेता हूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने सन, तो इट्स अ सनलाइट। सनलाइट से धीरे 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 रेडिएशन आ रहा है, कहां पे आ रहा है, क्लोरोफिल P700। देखो याद करो, फोटोसेंटर 700 कौन बन रहा है, बना रहा है क्लोरोफिल ए। कौन बना रहा है, क्लोरोफिल ए, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे बनाता है, क्या बनाता है, ऑल ऑफ अस नोज दिस वेरी वेल। तो जैसे ही सनलाइट को क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ओके क्लोरोफिल पिगमेंट्स डेफिनेटली, जैसे ही सनलाइट को क्लोरोफिल पिगमेंट के P700 सेंटर्स ने एब्सॉर्ब कर लिया, उसने उसके इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा दैट विल गेट रिलीज, वो क्या होगा, बाहर जंप होने वाला है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो जैसे ही सनलाइट को एब्सॉर्ब किया, वो इलेक्ट्रॉन जंप होकर ऊपर गया, और उसके बाद सीरीज, ओके उसके बाद फोटोसिस्टम 1 के अंदर आने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स है जो हम लोग ने पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स मतलब यू कैन गो विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स, फोटोसिस्टम 1 के अंदर आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट इसमें रहेगा, ओके मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट जाएगा, कहां पे जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉन में जाएगा, इट विल गो टू प्लास्टोक्यूनॉन। ओके, प्लास्टोक्यूनॉन से फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल जम्प इनटू एफईएस कॉम्प्लेक्स। ओके, एफईएस कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था आपको, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एट दी पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन से जंप करेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और वहां से लास्ट जंप करेगा प्लास्टोसाइनिन पे। ओके, तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स, जो कि पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, मींस ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर वही इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, मींस रिडक्शन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन process will continue up till this plastocyanin, and plastocyanin से फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन है that will go up to your electron transport chain। okay? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये पूरा का पूरा यू कैन कॉल जो भी इलेक्ट्रॉन है वो जाने वाला है। और आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे सो इन दैट केस विल फाइंड, विल हैव द थिंग्स कि वहां पे एटीपी किस तरीके से बनता है बाय दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ही है कि जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो ऐसे ही सीरीज ऑफ पूरा का पूरा, जैसा यहाँ पे सीरीज है, यहाँ पे भी एक पूरा का पूरा सीरीज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स का, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं इन दिस चेन विल फाइंड कि यहाँ पे एटीपी जनरेट हो रहा है, एटीपी यहाँ पे बनेगा। ओके, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, ओके उसमें इंटरमीडिएट आपका जो प्रोसेस रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर सिस्टम, जहां पे एटीपी बनने वाला है। क्लियर विद दिस? ओके, एंड फाइनली सब होने के बाद वही इलेक्ट्रॉन वापस किसको आके मिलने वाला है, वही इलेक्ट्रॉन वापस आके मिलने वाला है क्लोरोफिल
और यू कैन कॉल P700 एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या, सनलाइट एब्सॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा था वही इलेक्ट्रॉन घूम घूम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से भी फिर से उसी को मिल रहा है। ओके, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऐसे ही नहीं होता है। एक चीज समझ में आ रही है, ओनली फोटोसिस्टम 1 विल इन्वॉल्व इन दिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओनली फोटोसिस्टम 1। ओके, और अगर फोटो सेंटर की बात करें तो P700। क्लियर, ये दो चीज क्लियर हुई। दूसरा, लो लाइट इंटेंसिटी जब होगी, लो लाइट इंटेंसिटी, यही कंडीशन पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होने वाला है, लो लाइट इंटेंसिटी। ओके, नॉर्मली आपको बताऊं, मोर देन 680 नैनोमीटर, मोर देन 680 नैनोमीटर इतना वेवलेंथ अगर रहेगा, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, मोर देन 680 नैनोमीटर अगर इतना रेंज रहेगा तभी ये प्रोसेस जो है पॉसिबल होने वाली है। ठीक है, कहां पे होगी? डेफिनेटली दिस विल हैपन इन योर थैलाकॉइड्स, इन योर क्लोरोप्लास्ट। ओके, लास्ट, CO2 फिक्सेशन इनहिबिटर, जब CO2 फिक्सेशन नहीं होगा, ओके, मतलब क्या, CO2 नाइट में फिक्स हो रहा है, CO2 तो CO2 भी फिक्स नहीं हुआ है तभी ये प्रोसेस होने वाली है, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ लाइट रिएक्शन। ओके, तो CO2 फिक्सेशन को इनहिबिट ये करेगा या फिर उसके एब्सेंस में ये प्रोसेस होगी। वी कैन गो बोथ ऑफ दिस, यू कैन गो विथ बोथ ऑफ दिस। ओके, चलो, तो यहां पे समझ में आ रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। इसका अल्टीमेट गोल इतना ही है कि पूरी की पूरी साइकिल चलेगी, ओके, विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स, और फाइनली क्या जनरेट होने वाला है? ATP बनने वाला है। और ये ATP कहां पे काम लगेगा? डार्क रिएक्शन में जो भी प्रोसेस होगी वहां पे कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करने के लिए काम में आने वाला है। ठीक है, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही था। तो इट्स अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। ओके, एक चीज मैं इंपॉर्टेंटली बता दूं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, ये चेन में कौन सा होता है वो समझना, ये वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज के बोर्ड्स लेवल पे या एंट्रेंस लेवल पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज द प्लास्टोक्यूनॉन, ओके, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर इट्स अ प्लास्टोसाइनिन। तो ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस हो ये ध्यान में रखना है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से। ओके, सीक्वेंस कौन सी है? प्लास्टोक्यूनॉन, FeS कॉम्प्लेक्स, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से कहा जाएगा वो, इट विल डायरेक्टली गो टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंड देन क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलने वाला है, जो डिटेल में अच्छे से पढ़ने का ट्राई करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फाइनली चलते हैं हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, तो कॉम्प्लेक्स देख के डरने की बात नहीं है। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्राइमरी, फ्रॉम बेसिक पार्ट। तो उसमें पहला रहेगा इट्स अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपली पहले हम लोग देखते हैं व्हाट विल हैपन टू दिस। दोनों के दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड व्हाट आर दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने डिटेल में बताया। ओके, जैसे ही सनलाइट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे पहले वाले भी पड़ेगी, ओके, विच लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अटैच टू P680, फोटो सेंटर 680 जो सेंटर बना है क्लोरोफिल A ने, उसको अटैच लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जब कोई भी सनलाइट पड़ेगी, ओके, तो अलोंग विथ एब्सॉर्बिंग दिस सनलाइट, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाय दी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसके पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब हुआ था, तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ था, तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेता था? P680 ने लिया था, अगर याद हो तो, जस्ट बताया मैंने। ओके, तो यहां भी ये इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिया। इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने यहां से सनलाइट ले लिया, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, और वही इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया? वही इलेक्ट्रॉन ने उसको बाहर की तरफ जंप करवा दिया, वो इलेक्ट्रॉन्स को। अब उसके बाद भी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्टेशन करने वाली है, लाइक जैसे मैंने बताया रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो वो सीरीज कौन सी होती है देख लो। पहला होता है फियोफाइटिन, ओके, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, यहां पे पूरी चेन चलेगी। फर्स्ट इज फियोफाइटिन, सेकंड इज प्लास्टोक्यूनॉन, थर्ड इज साइटोक्रोम B6F, एंड लास्ट इज प्लास्टोसाइनिन। ओके, तो ये पूरी चेन चलने के बाद प्लास्टोसाइनिन से होकर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे जाने वाला है? फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में जाएगा। जैसे साइक्लिक में था वैसे ही यहां पे भी क्या होगा कि ATP फॉर्मेशन होगा इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, एंड फाइनली फ्रॉम दिस प्लास्टोसाइनिन दैट इलेक्ट्रॉन विल गो अप टू योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ P700। ओके, और जब मैं P700 की बात करूंगा तो P700 को जो इलेक्ट्रॉन अभी फाइनली मिला है, देखो मैं आपको सीक्वेंस अभी तक बता दूं फिर से एक बार। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ P680 सेंटर, ओके, तो P680 ने क्या किया? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन मिले उसको तो यहां से ले लिया,
यहां से सनलाइट को ले लिया, दोनों को लेने के बाद उसने इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करवा दिया, एक्साइटेड स्टेट पे लेके चला गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की पूरी सीरीज जो यहां पे दिखाई है, पूरी सीरीज ने उसको मतलब वन बाय वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ट्रांसफर करते गए। फाइनली प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और चेन क्या करती है, एटीपी को बनाती है, ये हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। फाइनली यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, फाइनली यहां से इलेक्ट्रॉन गया हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ योर P700, ठीक है। और अब सेम टू सेम प्रोसेस होने वाली है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा, ओके, और इसको इलेक्ट्रॉन भी मिल गया। तो जो इसने करी थी वही प्रोसेस ये भी करने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाएगा। जैसे ही लेके गया, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं जो हम लोग फोटो सिस्टम 1 के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ओके, तो यहां पे अपने को दिख जाएंगे। और फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो फाइनली क्या करेंगे, एट द एंड क्या बनाएंगे, दैट विल, सॉरी जरा सा आपको बता दूं मैं, ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो है एट द एंड इट विल गो अप टू NADP प्लस, ओके। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पे जाने वाले हैं, NADP प्लस पे जाने वाला है। कहां जाने वाला है, NADP प्लस पे जाने वाला है। ध्यान से देखना इसको, जैसे ही NADP प्लस पे इलेक्ट्रॉन चला गया, ओके, NADP प्लस जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इट विल क्रिएट NADPH, ओके। तो NADP प्लस जो है वो हाइड्रोजन के साथ, प्रोटॉन के साथ मिक्स हो गया, विल कॉल इज द रिडक्शन रिएक्शन। मतलब जब हाइड्रोजन हम लोग एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का प्रोटॉन का, तो इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके लिए एंजाइम लगता है NADP रिडक्टेस, इट्स अ NADP रिडक्टेस एंजाइम लगने वाला है। और यहां पे रिडक्शन रिएक्शन करके NADP प्लस ने NADPH बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया इसने, NADPH बना लिया। तो एक चीज ध्यान में मुझे भी आ रही है और आपको भी आओगी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बना था, लेकिन नॉन साइक्लिक में यहां पे ATP भी बन रहा है और दूसरा NADPH भी बन रहा है। मतलब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब पहला ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोलाइज ऑफ वाटर, दूसरा ATP बन रहा है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों बन रहा है, तीसरा NADPH बन रहा है, नॉन साइक्लिक में बन रहा है। तो ये तीनों चीज लाइट रिएक्शन में बनानी थी जो बन गई है, ओके। तो इट्स अ फोटोसिंथेटिक पाथवे, डेफिनेटली जो लाइट के प्रेजेंस में होने वाली है। और यहां पे हमने को तीनों के तीनों प्रोडक्ट मिल गए। अभी ये जो तीनों प्रोडक्ट बने हैं, ऑक्सीजन, ATP और NADPH, ओके, तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट कहां पे यूज होने वाला है, दिस ऑल थ्री प्रोडक्ट्स विल यूज इन दी डार्क रिएक्शन, जो मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलती है। यहां पे देखो कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, आप ध्यान से देखोगे तो पहले P680 का इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर एक्सेप्टर ने उसको P700 पे लेके आया, फिर से ऊपर गया, फिर से वो इस तरीके से आया। मतलब यहां पे अपने को Z टाइप की स्कीम मिल रही है, विल फाइंड अ Z टाइप ऑफ स्कीम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके। Z स्कीम मिल रही है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की, एंड दैट्स व्हाई दिस Z स्कीम इज बिकॉज ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ओके। और वो जिगजैग में है, आप लोग को दिख रहा है ना, ऐसा जा रहा है, देखो Z वाला कुछ इस तरीके से जा रहा है, दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग इसका जिगजैग जो मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जिगजैग वे में हो रहा है, एंड दैट मूवमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर रिडॉक्स पोटेंशियल। और रिडॉक्स पोटेंशियल आप लोग अच्छे से पढ़ते हो इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ओके, कि हर एक के अंदर एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ओके। और वो पोटेंशियल की वजह से ही जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से उसने क्या किया, एक जिगजैग मोशन बना दिया, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पे कोई साइकिल नहीं बन रही है। और यहां पे आपको दिख रहा है फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, अलॉन्ग विथ P680 एंड P700, ठीक है ना। तो ये सिंपल चीजें आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ने का ट्राई करना पड़ेगा, ओके। यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था एक बार कि तो लास्ट में NADPH जो बन रहा है, ओके, तो लास्ट में NADPH जो ये बन रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा, ओके। ये NADPH जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जैसे मैंने बता दिया वैसे बोलता हूं, ओके। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मैंने NADP प्लस ले लिया और प्लस मैंने H प्लस ले लिया, ओके। और उससे बाय द एक्शंस ऑफ NADP रिडक्टेस, ओके, NADP रिडक्टेस नाम के एंजाइम के एक्शन से क्या हुआ है कि ये दोनों का मिलके क्या बनने वाला है, यहाँ पे NADPH बनने वाला है। ये मैंने बता दिया कि भाई ये प्रोसेस यहाँ पे एट द एंड होने वाली है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये था कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन है, वो कहां से आया है, ओके। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन है H+ आयन जो है, दैट कम्स फ्रॉम
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। याद करो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब मैंने बताया था तो मैंने 3 चीज बताई थी उसमें, 3 चीज बताई थी। अगर आपको ध्यान से पता हो तो 3 चीज बताई थी। एक बताया था कि ये प्रोटॉन जो कहीं ना कहीं पे काम लगने वाला है। दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पे काम लगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो गया ना यहाँ पे। दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, और तीसरा मैंने बताया था कि रिलीज्ड ऑक्सीजन जो है वो भी काम लगने वाला है। तो रिलीज्ड ऑक्सीजन का काम अभी तक बाकी है, वो कहां पे काम में आएगा वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इन डिटेल। ओके, तो आज के लिए आई थिंक इतना जो डाटा, इतना जो कंसेप्ट मैंने बताया है, दिस आर दी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ योर लाइट रिएक्शंस बोल सकते हो। लाइट फेस रिएक्शंस जो है उसकी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आज डिस्कस करी है। उसमें से पहला हमने पढ़ा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और दूसरा हमने पढ़ा दैट्स फॉस्फोराइलेशन। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये दोनों चीज आपको डिटेल में पढ़नी है, डिटेल में समझनी है। मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोल रहा हूं कि ओके, हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोल रहा हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पे पढ़ते हो उसको पहले अंडरस्टैंड कर लो। यही कॉन्सेप्ट फिर एनसीईआरटी से पढ़ना है, यही कॉन्सेप्ट फिर योर एंट्रेंस बुक से पढ़ना है, और उसी पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं उसको सॉल्व करना है विथ स्टॉपवॉच। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अटेंडिंग दिस लेक्चर। ओके, डेफिनेटली आप लोग को सक्सेस मिलेगा, अगर हार्ड वर्किंग हो सक्सेस मिलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपको 8 से लेकर 12 तक, एंड नॉट इन बोर्ड्स, ऑल्सो इन एंट्रेंस, आपको ये हर इन्फॉर्मेशन काम में आने वाला है रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो थैंक यू सो मच टू बी विथ मी। नेक्स्ट टाइम कुछ और इम्प्रूव्ड, कुछ अच्छा लेके आएंगे। थैंक यू।